हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, आदाब। मैं रवि गुप्ता, टाइम्स टुडे दरभंगा में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद का आज चौथा एपिसोड है। दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक तबरेज आलम सर आज निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। लगातार 2 दिनों से हम लोग साइंस सब्जेक्ट पर जो टीचर थे, शिक्षक थे, प्रसिद्ध शिक्षक थे, उनसे आपको रूबरू करा रहे थे। आज कॉमर्स की सब्जेक्टों पे सारी बातें करने के लिए हमारे बीच दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक, निफ्ट कॉमर्स क्लास के मेंटर तबरेज आलम सर आपके साथ मौजूद है और कॉमर्स के सब्जेक्ट पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा उन सब बातों पे हम इनसे बात करेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा हमारे सपोर्टर मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट, एक्सीलेंट बायोलॉजी और एमएक्स ग्राफिक्स के सहयोग से हम इस शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा तबरेज आलम सर का कि जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम दिए हैं और आपके लिए टाइम निकाल कर आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, बात करें तो बिहार बोर्ड में लगातार कॉमर्स में एक अलग पहचान बनाना तबरेज सर का बहुत ही काबिले तारीफ है कि लगातार दरभंगा को एक अलग पहचान दे रहे हैं। आज कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट को सर डील करेंगे। सर, बात करें कॉमर्स के सब्जेक्ट का तो देखा जाता है कि सिर्फ बहुत कम बच्चे बिहार बोर्ड में कॉमर्स के रहते हैं। सर हाँ बिल्कुल, ये सबसे पहले मैं टाइम्स टुडे दरभंगा के शुक्रिया कहूँगा। तो आपने एक बेहतरीन मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। एंड टाइम्स टुडे दरभंगा भी लगातार बच्चों के हित के लिए और आमतौर पे भी न्यूज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू। ये बात जो आपने भी कही कि बिहार में ख़ास तौर से ये चीज़ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर एक लोगों के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गया है कि बच्चा अगर तेज़ है, मतलब उसने अगर मैट्रिकुलेशन में बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया है तो उसको साइंस लेना चाहिए, और अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उसको कॉमर्स लेना चाहिए, और अगर नंबर कम आए हैं तो उसको आर्ट्स लेना चाहिए। ये जो एक मेंटालिटी सेट हो गई है, हम लोगों को इसको बदलने की ज़रूरत है। एक्चुअल में फैक्ट ये है कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करेंगे, इसके अलावा अगर दूसरे देशों की आप बात करेंगे तो आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब शहरों में आप जाके देखें तो कॉमर्स के बच्चे ज़्यादा हैं और दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, दूसरे स्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो एक पहले तो ज़रूरत है लोगों के बीच इस बात को लाने की कि ऐसा नहीं है कि कॉमर्स एवरेज स्टूडेंट लेते हैं जी। ये एक बहुत ही, अब आपको बिलीव नहीं होगा या आपको बेस्ट आइडिया होगा क्योंकि आप इस सेक्टर से हैं, कि लगभग 12.5 लाख बच्चे साइंस पढ़ते हैं। साइंस का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में दिया, लगभग 12.5 लाख बच्चों ने आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया और ओनली 60,000 स्टूडेंट्स ने कॉमर्स का एग्ज़ाम दिया। तो ये बिलीव नहीं होता है। हालांकि दूसरे शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि साइंस या आर्ट्स या ये इसमें से बेहतर होने, सब क्षेत्र का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और लोगों को इस बात की जानकारी देने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की एक अहम भूमिका हो सकती है तो बच्चों को ये बताने की या पेरेंट्स के बीच ये बात फैलाने की कि कॉमर्स का भी अपना एक बहुत अच्छा स्कोप है जी और स्टूडेंट्स को कॉमर्स के फील्ड में आना चाहिए। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है कि जो बिहार में देखा जा रहा है कॉमर्स के ओनली 60,000 बच्चे अपीयर होते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। कहीं ना कहीं जागरूक होना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉमर्स से बहुत सारे स्कोप है और सीए भी बनते हैं तो कॉमर्स ही वाले बनते हैं और कह सकते हैं चार्टर्ड अकाउंट बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। बहरहाल जागरूक होना बहुत जरूरी है और जो बच्चे कॉमर्स के सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं, अगर 10th के बाद आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो एक बार कॉमर्स सब्जेक्ट है क्या, बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, बहुत सारी इसमें नई नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। बहरहाल मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे अतिथि होते हैं उनका स्वागत करना रहता है। मैं आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर को बुलाना चाहूंगा और तबरेज आलम सर का स्वागत
स्वागत सम्मान मिथिला के अनुसार पाक चादर से करवाना चाहूंगा। सर अपने मिथिला की पहचान ही यही है कि जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत करना चाहिए, और ये इससे कहीं ना कहीं जो समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, समाज को नई दिशा दे रहे हैं और लगातार दरभंगा को तबरेज आलम सर नई पहचान दे रहे हैं कॉमर्स के फील्ड में। बच्चों की पहली पसंद होती है तबरेज आलम सर कॉमर्स के, और बच्चों का हुजूम इनके यहाँ लगा हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं दरभंगा में एक नया आयाम कायम करते हैं। सर बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगा कॉमर्स का सर कौन कौन सा सब्जेक्ट वाइज बच्चे किस तरीके से तैयारी करें और कौन सा सर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पे भी मैं आऊंगा। पहले सर सब्जेक्ट की बात कर लें सर। जी बिल्कुल। कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ दो पेपर जो कंपलसरी है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़, और उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट स्टूडेंट चूज़ करते हैं। तो अकाउंटेंसी और बीएसटी तो सभी के लिए कॉमन है, शॉर्ट फॉर्म बिजनेस स्टडी। इंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, या आमतौर पे बच्चे कोई एक सब्जेक्ट ही रखते हैं, कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट भी ले लिया करते हैं। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे एक्सप्लेन करूं क्या? जी सर बिल्कुल, आप स्टार्टिंग कीजिए क्योंकि सर आप ही को पूरा डील करना है कॉमर्स का सर। जी सर। अब चूंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोग पेंडेमिक को, कोरोना को झेल रहे हैं, तो आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए पढ़ना भी और शिक्षकों के लिए पढ़ाना भी, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन मोड लगातार बना हुआ है और लोगों के बीच डर भी है और सुरक्षा की ज़रूरत भी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी जैसे कि हमने कोशिश किया इस लॉकडाउन के बावजूद भी बच्चों के सिलेबस को 100% समाप्त किया जाए, हालांकि वक्त अभी बाकी भी है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि इतना टाइम है कि बच्चे अगर बचे हुए दिनों को अगर सही से यूटिलाइज कर लें जी सर, तो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। जी जी। लगभग 20 दिनों का टाइम है उनके पास, 20 से 22 दिन कम नहीं होता है अगर वो रिवीजन करें तो अकाउंटेंसी में अगर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है पार्टनरशिप एंड तीसरा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसी में कुछ पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी है। अब पार्टनरशिप की बात अगर हम करें तो पार्टनरशिप में 7 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। उन 7 चैप्टर्स में कुछ बातें वेरी कॉमन हैं, जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों की डिस्कशन हुई थी तो मैंने इस पर डिस्कशन किया था जी जी कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं। लाइक पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हर चैप्टर में है। लाइक एडमिशन की बात करें, डेथ की बात करें, उससे पहले रिटायरमेंट की बात करें, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या डिसोल्यूशन, इन सभी चैप्टर्स में कुछ बातें कॉमन हैं। लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें कॉमन है। कुछ और बातें कॉमन है लाइक गुडविल, तो स्टूडेंट्स को पहले गुडविल ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को एक बार समझना चाहिए। इसके बाद रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स कई बार गलती क्या करते हैं, जो मैंने इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है, जो मैंने समझा कि स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी के भी हर क्वेश्चन को चाहते हैं कि वो रिवीजन के दौरान हर क्वेश्चन को बनाकर देखें। जी जी। मैं अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों को, बिहार भर के स्टूडेंट्स को, मैं एक अपनी तरफ से मैं उनका ध्यान इस तरफ लाना चाहूँगा कि आप कभी भी 100% क्वेश्चन को रिवीजन के दौरान कॉपी पे बनाकर ना देखें, वरना आप रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बात। 20 डेज भी काफ़ी नहीं है सारे क्वेश्चंस को आप बनाकर देखें। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली
कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। और वो उसका तरीका क्या है कि मान लीजिए एक चैप्टर है एडमिशन, उसमें मैं बच्चों को सपोज मैंने 15 क्वेश्चंस दिया। एडमिशन ऑफ पार्टनर में 15 क्वेश्चन हमने दिया। स्टूडेंट्स को 15 क्वेश्चन अगर हमने दिया तो उसमें क्या करना चाहिए कि उन 15 क्वेश्चंस को बनाए। बाकी क्वेश्चंस के लिए उनको बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि फेयर से वो उस कॉपी को देखें अपने फेयर को कि इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल। वो ओनली डिफरेंस को चेक करें और उससे रिलेटेड जो उनको नई बात लिखती है उसको एक बार नोट कर लें एक अलग कॉपी पे। तो अगर वो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं सपोज, तो वो 20 मिनट्स उनका जाएगा। और अगर वो दूसरे क्वेश्चन को अगर एक बार उन्होंने रिवैल्यूएशन कंफर्म कर लिया है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या जाता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्या जाता है, अगर उसका उनका ये कंफर्म है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट में क्या जाता है ये कंफर्म है, तो मुझे नहीं लगता है दूसरे कैपिटल अकाउंट को फिर से फॉर्मेट की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको दूसरे क्वेश्चन में जो डिफरेंट चीजें हैं सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए, क्या एडजस्टमेंट्स है उनको देखना है, उसको देखना चाहिए। तो इस तरह से अगर प्लान वे में स्टूडेंट तैयारी करे तो एक दिन में सुबह से शाम तक में वो एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो बचे हुए दिनों में क्या करें वो कि जो नई चीजें उनके सामने आई, लाइक वो पॉइंट जिसको उनको लगता है वो भूल सकते हैं, तो वो उस पॉइंट को बार बार रिवीजन करते रहें। अब दूसरी तरफ आते हैं, सपोज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जैसे इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ डिबेंचर है। जी जी। इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर दोनों लगभग एक चीजें हैं। शेयर को हटाइए, डिबेंचर को रखिए। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चंस को एक एक करके बनाएं, बल्कि अगर आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया इशू ऑफ शेयर से, तो बाकी क्वेश्चंस को आप देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें जो डिफरेंसेस हैं आप उसको सिर्फ लिखिए। लाइक आप ये भूल सकते हो एज अ स्टूडेंट कि कॉल्स इन एरियर का पर इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट रेट क्या है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। आप दूसरी चीजें बोल सकते हैं, लाइक हमें शेयर फॉर फ्यूचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में भेजना है या जनरल रिजर्व में भेजना है। तो इन छोटी छोटी बातों को स्टूडेंट भूलते हैं और इसकी संभावना बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे न बनाकर लिखित रूप में रिवीजन ना करके कुछ क्वेश्चंस को जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसको वो क्वेश्चंस बनाकर भी देखें, वो भी जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है इन सब्जेक्ट्स में। एंड जो डिफरेंसेस हैं उसको वो मौखिक देख कर तैयारी करें, और जिन चीजों के बारे में उन्हें लगता है कि वो भूल सकते हैं तो उसे वो अलग से कॉपी पे लिखें। नेक्स्ट डे अगली तैयारी करने से पहले या अगले चैप्टर को लेने से पहले उन चीज को वो रिवीजन में लाएं जिस चीज को उन्होंने इससे पहले लिखा है, और तब तक उसे देखते रहें जब तक कि उनको यकीन न हो जाए कि किसी भी कीमत में अब मैं इसे नहीं भूलूंगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आसानी से, अभी भी इतना टाइम है कि वो बहुत आराम से 3 बार 4 बार 5 बार अकाउंटेंसी पेपर को रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब अकाउंटेंसी के दूसरे पोर्शन पे थोड़ा सा मैं लाइक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर स्टूडेंट ने 11th के फाइनल अकाउंट को पढ़ा हुआ है तो उसमें 3 चीजें जनरली हम बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट कैश अकाउंट की तरह होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह का वो कैश अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लाइक नेट प्रॉफिट को यहाँ सरप्लस बोलते हैं, नेट लॉस को हम डेफिसिट बोलते हैं, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोलते हैं। बैलेंस शीट कॉमन है, बस थोड़ा सा अंतर है, कैपिटल को वहाँ कैपिटल फंड लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से एक और लास्ट में बता दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ पोर्शंस हैं, लाइक कुछ पोर्शन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स बहुत आराम से देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट को सबसे पहले एक बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो फाइनल अकाउंट के जो कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट का, उसको हर स्टूडेंट को ज़रूर कंफर्म कर लेना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ
और स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि आप एक बड़े से पेपर पे आप इसे बनाइए, मैं उसको लेता हूँ। फिर स्टूडेंट्स के सभी स्टूडेंट को के अपने काम को कलेक्ट करने के बाद कुछ को प्राइज़ भी देता हूँ और फिर मैं स्टूडेंट को वापस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप इसको अपने स्टडी रूम में या जहाँ आप सोते हैं वहाँ सामने आप इसको टांग दें एग्जाम तक। आप कुछ ना करें, सोते वक्त भी अगर आप इसको डेली एक बार देख लेंगे ना, आज भी कोई स्टूडेंट ऐसा कर ले तो वो उसे आराम से याद हो जाएगा। तो वो फॉर्मेट को वो रख सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने बताया, चूंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं तो ओवरऑल मैंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे मैंने स्टूडेंट को बताया। बिल्कुल, सर ने जिस तरीके से बताया है हर एक चीज पे टू द पॉइंट, बहुत ही, इसीलिए कहा जाता है जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनसे संवाद करना और उनके लिए जो बच्चे के लिए प्रॉफिट बातें निकलती है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सर ने कितने बारीकी से और किस तरीके से ट्रिक करे और जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं उनको किस तरीके से ये ट्रिक्स देते हैं कि आप इस तरीके से अपना माइंड कंसंट्रेट करें, इस तरीके से पढ़े। कहीं ना कहीं यही काबिले तारीफ है निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के सर का, तबरेज आलम सर का, कि आज दरभंगा में नाम गूंजता है इनका। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ ये जिस तरीके से आप समझा रहे थे ना, मैं साइंस का सब्जेक्ट से था और कॉमर्स में भी समझ गया कि बहुत कुछ मुझे पता नहीं था। तो बहुत बहुत अच्छा सर आपका। और सर टू द कंटिन्यू कीजिए। दूसरे सब्जेक्ट पे आऊँ, जी, जी, लाइक बिजनेस स्टडीज पे आऊँ। जी जिन बच्चों का बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप है, दोनों सब्जेक्ट, उसको उनके लिए मेरी सलाह ये है जी कि सबसे पहले वो अपने बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लें। जी लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बच्चों के लिए नोट्स भी देता हूं और पर्सनल अपनी राइटिंग के में जो खास खास पॉइंट को नोट करके देता हूं और क्लास के दौरान में उसे समझाता हूं। जो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हैं, सभी प्रिय हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी राय ये है कि वो पहले बिजनेस स्टडीज को ढंग से पढ़ लें। कुछ खास खास पॉइंट्स हैं जिसको वो अगर आराम से ढंग से देख लेते हैं तो बहुत आसान सा सब्जेक्ट हो बना सकते हैं वो। क्योंकि मेरा एक मानना है कि भारी कुछ नहीं होता है, हल्के हम खुद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का भारी नहीं होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पहले लेके आना होता है। जी जी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आमतौर पे बच्चों को बताता हूँ कि 10 लीटर के एक बाल्टी को शायद 4 साल का बच्चा उठाएगा तो वो उसको भारी बोलेगा, लेकिन अगर 15 साल का कोई बच्चा इसको उठाए तो वो उसके हल्का बोलेगा। तो बाल्टी से मैं इंसान बदल गया है। तो सब्जेक्ट कोई भारी या हल्का नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट आसान हैं या सभी सब्जेक्ट भारी है। तो पहले मैं बीएसटी के लिए बताऊंगा, बिजनेस स्टडीज के लिए, कि स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री होकर पहले बीएसटी को तैयार कर लें। और जैसे ही उसने बिजनेस स्टडी को ढंग से तैयार कर लिया तो आप यकीन माने करीब 70% इंटरप्रेन्योरशिप उनका तैयार हो चुका है। तो लगभग 70% मटेरियल कॉमन है। तो स्टूडेंट कई बार गलत डिसीजन लेते हैं, पहले वो ईपीएस की तरफ आते हैं फिर बीएसटी देखते हैं। मेरा मानना है कि पहले वो बिजनेस स्टडीज को तैयार कर लें, पैरेलल भी ना पढ़े। वो बिजनेस स्टडीज को तैयार करने के बाद वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जब मूव करेंगे तो जितना टाइम उन्होंने बीएसटी पढ़ने में लगाया है उसका 1/4 टाइम में उनका ईपीएस तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है। एक चीज और बच्चे ध्यान दें कि जब वो बीएसटी का एग्जाम देने जाएं तो इंटरप्रेन्योरशिप को भी पढ़ के जाएं, और जब वो इंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम देने जाएं तो बिजनेस स्टडीज को भी पढ़ के जाएं। वो दोनों सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन हैं। लाइक कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप में भी है, बिजनेस स्टडीज में भी है और अकाउंटेंसी में भी है। लाइक शेयर एंड डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। लाइक इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये बीएसटी में भी है। इंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये बीएसटी में भी है और ईपीएस में भी है। तो स्टूडेंट को मेरी सलाह ये है कि पहले बीएसटी को ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ईपीएस की तरफ मूव करें। बहुत अच्छा सर, आपको बहुत ही प्रॉफिट की बातें सर ने बता दी। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में मिलते जुलते रहते हैं, तो सर ने उस पे भी बता दिया कि आप दोनों चीज को पढ़ के जाते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे तो डील करना बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा। टू द कंटिन्यू सर, आप दूसरा पे अब बचता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, टाइम कितना और देना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिजाइन कर दूं। आप सर बच्चों के प्रॉफिट के लिए अगर आप जितना टाइम दे दें वो कम है सर।
तो मैं अब पहले ओवरऑल इकोनॉमिक्स की पहले बात कर देता हूँ, फिर मैं ओवरऑल कुछ बातें जी करूँगा। सर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए मेरी एक सलाह है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं ना इस वर्ल्ड के, वो भी नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पे हमारा 100% कमांड है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये उस चादर की तरह है जिससे अगर पाँव ढके तो सर खुलेगा, सर ढके तो पाँव खुलेगा। जी जी जी। तो मेरा मानना है 11th-12th बेसिस पर लेवल पे बच्चे इकोनॉमिक्स को ढंग से समझ पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। अब एक एग्जांपल मैं दूं कि लाइक नेशनल इनकम, आज इत्तेफाक से मैं बच्चों को नेशनल इनकम पढ़ा रहा था जस्ट आपके यहाँ आने से पहले। जी जी। अब बच्चों को मैंने बताया कि देखो नेशनल इनकम का अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको कम से कम 50 क्लासेस दी जाएंगी ना, तब जाकर नेशनल इनकम एग्जैक्टली होता क्या है ये आप समझ पाएंगे। 50 क्लासेस एक टॉपिक पे। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनकी उत्सुकता होती है, वो कोशिश करते हैं कि हम नेशनल इनकम को 100% समझ लें। जी जी जी। और ये उनका मेरे ख्याल से एक गलत डिसीजन होता है, क्योंकि 12th लेवल पे इतना डीप जाने की उनको ज़रूरत है ही नहीं। उनको ओवरऑल नेशनल इनकम का डेफिनेशन पता होना चाहिए, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के कितने मेथड्स हैं ये उनको पता होना चाहिए, जी जी। और डबल काउंटिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब अगर इसमें बहुत डीप जाएंगे जी। तो वो परेशान ज़्यादा होंगे और कंसेप्ट उनका क्लियर कम होगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी कई टाइप है, लाइक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप है। परफेक्ट इलास्टिक, है ना, उसके बाद हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब बच्चे कोशिश में रहते हैं कि हम इसके 100% कंसेप्ट पर आ जाएं। जी। अगर उनको ये चीज़ें 100% समझने की ज़रूरत अभी मेरे ख्याल से उनको नहीं है। अगर ये समझना है तो आगे है उनको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाना है, क्योंकि अभी उनको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अगर इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक जस्ट डिमांड पे एंड सप्लाई पे अगर बच्चों को डीप लेके जाया जाए, तो अगर उनको 60-70 क्लास दिया जाए ना, तो जाके शायद उनको ठीक से समझ में आए। लाइक हम लोग पढ़ाते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम, तो मैं बच्चों को ऐसी सलाह देता हूँ कि उसके डेफिनेशन को समझो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस मत करो। जैसे आज ही मेरा एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर डिमांड, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ता है जी। और प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटता है, लेकिन प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाता है। अब उसको उसने डिमांड, सप्लाई और इनकम को कोरिलेट कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको इन सभी का रिलेशन समझाऊं तो इसके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, और जो इसने पढ़ा हुआ है वो भी ये भूल जाएगा। तो 12th के बच्चों को, इकोनॉमिक्स के बच्चों को मेरी सलाह ये है कि वो बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं। उनको डीपली जाने का अगर मन है, जाने का उनको मौका है, ग्रेजुएशन के दूसरे पार्ट में वो जब आएंगे, ग्रेजुएशन में जब आएंगे तो डिफरेंट स्टेजेस पे इन सब चीज़ों को उन्हें पढ़ना है, और इसीलिए प्राइमरी लेवल पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे इसमें बहुत डीप ना जाए, ये मेरी सलाह होती है, क्योंकि इसमें डीप जाकर मेरे ख्याल से वो नुकसान करते हैं, वो स्ट्रेस लेते हैं, और इसका बैड इफेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ लिए कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड रखना है, और कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको पढ़ना है, उसके कुछ आपको टॉपिक्स दे दिया जाता है ताकि आप अभी से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो बहुत अच्छी बातें सर ने बताई है, और कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स थे उसको सर ने डील करते हुए इकोनॉमिक्स पे उस टॉपिक को खत्म किए। अब बात करेंगे सर बिहार बोर्ड का सिलेबस, जो कि एग्जाम में कुछ चेंजिंग हुआ है या फिर पिछले साल की तरह है, और क्या है सर? हाँ, बच्चों को सिलेबस और कोरोना के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो मैंने एक चीज़ महसूस किया है बच्चों को, जो ख़ास तौर से मैंने अपने स्टूडेंट के बीच देखा कि वो 3 सब्जेक्ट पे बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं,
जैसे मेरे पिछले बार का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट को बहुत बढ़िया नंबर 80, 85, 90% तक मार्क्स हैं। लेकिन जहाँ बात लैंग्वेज की आती है जी। तो उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। लाइक हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मैथिली में, ये सारे सब्जेक्ट्स में उनका नंबर काफ़ी कम हो जाता है। तो मेरी सलाह है बच्चों को कि आप जितना अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को आप टाइम देते हैं, आज से और अभी से उतना ही आप हिंदी को भी टाइम दीजिए, इंग्लिश को भी टाइम दीजिए, उर्दू को भी टाइम दीजिए, इवन जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है उसको बराबर टाइम दीजिए। स्टूडेंट करते क्या है अपने टाइम का, जो शायद ये गलती मैं भी करता था अपने पढ़ने के ज़माने में, शायद आपका तो साइंस साइड है, नहीं सब में भी हो सकता है, मे भी लैंग्वेज को आपने भी कम वक्त जी, दिया जी, होगा। तो जनरली कॉमर्स के बच्चे क्या करते हैं कि सपोज वो 6 घंटे पढ़ रहे हैं जी। तो 90% टाइम, या कम से कम कहें कि 5 घंटे, या कम से कम तो 6 घंटे में 4 घंटा वो अकेले अकाउंटेंसी को देते हैं, और अकाउंटेंसी में सिर्फ प्रैक्टिकल के पीछे पड़े रहते हैं। उनको ये समझना होगा कि प्रैक्टिकल आपको ठीक करना है तो थ्योरी को सही करना होगा जी। थ्योरी को भी ध्यान दें आप, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी के से भी अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी आप ध्यान दें। तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना बनाएं, आप इसको इस तरह डिज़ाइन करें कि जितना परसेंट जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उतने ही परसेंट टाइम उस सब्जेक्ट के लिए आप दें। आप सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें। ठीक है, आप अकाउंटेंसी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जी, जी। आप 2 गुना टाइम दे दीजिए दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा। यहाँ बच्चे 5 गुना टाइम देते हैं, ये एक बड़ी गलती करते हैं। सपोज कि उसने अकाउंटेंसी में बहुत मेहनत करके वो 90 मार्क्स ले आया और हिंदी उसने देखा ही नहीं तो उसको 55 नंबर आया, 50 नंबर आ गया जी। तो अब उसका कितना नंबर आ रहा है? 70%। अगर वो एवरेज स्टडी करता तो सपोज कीजिए, हालांकि ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं अपने इस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सपोज 80 नंबर उसको अकाउंट में आ जाए और अगर हिंदी को ढंग से दे देगा तो 85 मार्क्स ले आएगा। जितना टाइम बच्चे अकाउंटेंसी पे देते हैं उसका अगर 10% टाइम वो हिंदी को, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को दे देना तो उसका 10% में उनको 90 मार्क्स आ जाएगा जी। तो आप सपोज करें अगर दोनों सब्जेक्ट में वो 80 ले आते हैं तो वो 160 नंबर लेकर आ गए ना। जी, जी। तो यहाँ पर पहले उनका 70% था, अभी 80%। परसेंट बिगड़ने में ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दें, लैंग्वेज को भी ध्यान दें। वो जहाँ भी पढ़ते हैं वो अपने सर के गाइडेंस को, जो लैंग्वेज के डिफरेंट बिल्कुल सर। पेपर्स हैं वो उनको ध्यान से समझें, उनके गाइडेंस को फॉलो करें और 100% आप बराबर टाइम दें। ठीक है, अगर आप अकाउंटेंसी को 2 गुना टाइम देना चाहते हैं दे दीजिए, बट 3 गुना 4 गुना तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दें, इससे आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा होगा और आप बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर, क्योंकि मेहनत तो करते हैं लेकिन अपना पूरा 100% देने के लिए जो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। क्या हुआ? टाइम अप हो गया जी, चालू कीजिए ना। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर ने जो बातें बताई कि आपको इस पे फोकस करना ही है सब्जेक्ट पे, और जो हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि जो जितना टाइम आप अपने मेन सब्जेक्ट्स पे देते हैं उतना इन सब्जेक्टों पे भी देना बहुत जरूरी होता है। जी सर, बात करें सर अब आगे जो इम्पोर्टेंट हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, कितने मार्क्स का बनाना रहता है, क्या एमसीक्यू भी आती है सर इसमें कॉमर्स में? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव? वो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव की बात जहाँ तक मैं कहूँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बच्चे सोचते हैं कि उनको गेस मिल जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का को डायरेक्टली किसी गेस्ट पेपर वगैरह से पढ़ लें। तो मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव
एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप 100% मार्क्स ला सकते हैं जी। और ये सबसे आसान भी होता है और सबसे खतरनाक भी होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके लिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दें, लेकिन चूंकि अब टाइम कम है, अब तो उनका जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो अब वो क्लियर करने निकल नहीं सकते। जी जी जी। तो उनको चाहिए कि वो बेसिक क्वेश्चंस के को ध्यान न देकर अब किसी एक अच्छा जिसका आंसर सही आता हो उसको वो लगातार पढ़ें और एक कंसेप्ट पर 10, 50, 60, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। तो वो बेसिक चीज़ को अगर एक बार समझ लेंगे तो कितना ही राउंड घुमाया जाएगा स्टूडेंट उसका जवाब जरूर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन तैयार करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छी बातें सर ने बताई है, और ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से सही करना है इसको लेकर के भी सर ने किस तरीके से पढ़ना है आपको इस चीज पे भी बताया। और सर लास्ट में हम चलते चलते आपको आपसे पूछना चाहेंगे बच्चों के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि कोरोना का मामला भी है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट्स सुरक्षित रहें और अपने सेहत का ध्यान रखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे जब एग्ज़ाम करीब आता है तो वो पहले जितना भी पढ़ते थे उससे कॉम्परेटिवली ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तो टाइम ज़्यादा देते हैं पढ़ने पे और ऊपर से ना स्ट्रेस भी लेते हैं, तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है, मानसिक और शारीरिक दोनों बैलेंस बिगड़ता है और इसका रिजल्ट आता है कि वो एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम टाइम पे और ज़्यादा रिलैक्स रहना चाहिए। आप पढ़ें और टाइम को बहुत लंबा एक सिटिंग में ना बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे से ज़्यादा की सिटिंग आप ना लें। 1.5 घंटे की अगर 5 सिटिंग आप ले लेते हैं अभी से एग्ज़ाम तक तो मैं कहता हूँ कि आप टॉपर हो सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन अगर 4 सिटिंग भी अगर आपने 1.5 घंटे की अभी से ले लिया और मैनेज्ड वे में आपने पढ़ाई किया, स्मार्ट स्टडी किया तो बेहतरीन हो सकता है। रात में देर रात तक पढ़ने से बहुत अच्छा है कि आप जल्दी सो जाएं और अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, क्योंकि रिसर्च कहता है दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना वो सभी लोगों में एक कॉमन आदत जो पाई गई वो ये है कि वो जल्दी उठने वाले पाए गए। तो जल्दी उठकर पढ़ें, देर रात तक न पढ़ें, क्योंकि नेचर ने रात को सोने के लिए बनाया है। तो सही टाइम पे सो जाएं, सुबह उठकर पढ़ें, खाने पीने पे पूरा ध्यान रखें, अननेसेसरी बाहर न घूमें। एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल शांत स्वभाव से करें और सरकार के प्रोटोकॉल को भी पूरी तरह पालन करें। बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने जिस तरीके से कॉमर्स को डील किया है, सब्जेक्ट वाइज से हमने स्टार्ट किया, उस सब्जेक्ट में जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने डील किया, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को ज़्यादा हल्का में नहीं लेना है और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस पे आया कि बिहार बोर्ड में सिलेबस में कि एमसीक्यू कैसे डील करना है, क्योंकि एमसीक्यू में ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, तो उस तरीके से भी किस तरीके से हमको तैयारी करना है उसका भी सर ने बताया है। और आपको किस तरीके से कम समय में, अभी भी आपके पास 20 डेज है और आपको तैयारी करना है। तबरेज आलम सर ने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर है, मैं कहूंगा कि अगर आप इनके बातों को ध्यान रखते हुए टू द पॉइंट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर ने कहा कि आप टॉपर हो सकते हैं, तो मेरी शुभकामना होंगी कि आप संवाद के माध्यम से टू द टॉपर बने और जब आप टॉपर बन जाए तो जरूर आए हमसे मिलने के लिए और तबरेज आलम सर से जरूर मिले, क्योंकि जो गुरु होते हैं उनके ही हम लोग छत्र छाया में पलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से तबरेज आलम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आए और अपना अमूल्य टाइम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।